धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ प्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए, हेलो हाय नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका दोस्तों यूपी उत्कर्ष चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग आज भी क्वेश्चन करेंगे और आज भी पोल नहीं लगाएंगे। फटाफट आ जाओ, कौन कौन आ चुका भाई। अमीशा, ऋतिक, ऋषु, जानवी, सबको नमस्ते। कैसे हैं भैया आप लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। करण नमकी में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। घास का मैदान, तालाब, धान का खेत या नदी। कमेंट करिए फटाफट दोस्तों। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब तो आप सब समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब दोस्तों सीधा सा होता है, जो मैनमेड होता है, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो एक तरीके से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। कुछ नेचुरल भी होते हैं, जैसे घास का मैदान, इसको तो बना नहीं सकते ना आप। घास का मैदान बनाओगे क्या। कमेंट आ गया सबका। चलो, तो प्रकार पारिस्थितिक तंत्र का मतलब पहले समझ लो। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले जो वर्णन किया था, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, इकोसिस्टम शब्द है, इसको सबसे पहले देने वाले थे एजी टेंसले। किसने दिया था ये वर्ड। एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड जो था ये दिया था। इसके अलावा मैं बता दूं, इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र का दोस्तों सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक परस्पर आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। उस स्थान को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। क्लियर। चलो, अब इकोसिस्टम के बारे में अगर पूछा जाए कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम जो होते हैं जैसे कि एक्वेरियम जो बनाया जाता है, एक्वेरियम, खेत, जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, ये सब जो होते हैं आपके दोस्तों क्या होते हैं। तो ये सब आपके एक तरीके से क्या होते हैं, ये सब आपके दोस्तों कहलाते हैं आपके एक तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं ये बता दो, कमेंट करो। तो दोस्तों प्राकृतिक जो होते हैं, प्राकृतिक होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे कि ग्रासलैंड, डिजर्ट, टुंड्रा, फॉरेस्ट, ये होते हैं आपके प्राकृतिक। ठीक है, और ये होते हैं आपके मैनमेड। क्लियर है। चलो, तो कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें से कौन मैनमेड है। तो धान के खेत को दोस्तों बनाते हैं हम लोग। बाकी तालाब, घास का मैदान, नदी, ये सब एक तरीके से देखा जाए तो नेचर के वजह से भी दोस्तों बन जाता है। तो सही जवाब फिलहाल दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब हो जाएगा आपका धान का खेत। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए और कमेंट करिए, इसका जवाब दीजिए। किसी जगह का फ्लोरा और फाना क्या सूचित करता है। किसी जगह पे जो फ्लोरा और फाना पाया जाता है दोस्तों, ये किसको सूचित करता है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। कमेंट करना है आपको, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। दिवाली कैसी रही आप सबकी भैया। दिवाली तो बढ़िया बीती होगी आप सबकी, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, कमेंट आ चुका आप सबका। आइए देखते हैं किसी जगह का फ्लोरा और फौना क्या बताता है। पहली बात तो फ्लोरा और फौना के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि होता क्या। तो फ्लोरा और फौना आइए देखते हैं क्या है। तो फ्लोरा और फौना बेसिकली दोस्तों क्या था। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स। फ्लावर क्या होता है ये बता दो मुझे। फ्लावर होता है प्लांट या एनिमल। तो मेरे भाई प्लांट होता है ना। तो फ्लोरा का मतलब प्लांट और फौना जो इसमें पाया जाता है। फौना का मतलब होता है एनिमल्स।
तो कहने का मतलब प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीसीज होती है इसे हम लोग फ्लोरा और फौना की स्पीसीज दोस्तों कहते हैं। तो कहने का मतलब सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा कि फ्लोरा और फाना किसी जगह का क्या है, तो पेड़ पौधे एवं जंतु, मछली एवं पेड़ पौधे, जंतु एवं मछलियाँ तो दोनों जंतु हो गए, पक्षी एवं पेड़ पौधे। सही जवाब हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, याद रखिएगा। और इसी पे बायोडाइवर्सिटी भी आपकी बेस्ड होती है, ये भी ध्यान रखना। बायोडाइवर्सिटी वहीं की सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहाँ पर फ्लोरा और फौना दोनों अच्छे हो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए फ्लोरा या फौना, तो फ्लोरा याद रखिएगा। किसी भी जगह का अगर फ्लोरा अच्छा है, प्लांट अगर अच्छा है, तो उसको खाने वाले जंतुओं, शाकाहारी जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी, और जब शाकाहारी जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे खाने वाले मांसाहारी जंतु भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो किसी भी जगह का बायोडाइवर्सिटी तभी अच्छा हो जाएगा जब उसका फ्लोरा ज़्यादा अच्छा हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? मैंने नाइट्रोजन साइकिल भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो जल्दी से आपको बताना है कि पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट या उपयुक्त सभी। कमेंट करके आपको दोस्तों जवाब देना है। पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? कम ऑन गाइस, लेट नहीं करना गाइस, जल्दी से बताना है। गुड इवनिंग भैया। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, बात करते हैं। देखिए सही से अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसमें सही देखा जाए तो आप जरी एक तरीके से अगर देखा जाए इसमें से कि क्या सही होगा, तो देखिए पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। अब नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कमेंट आ गया है, बहुत सारे लोगों का सही भी आया, बहुत सारे लोगों का गलत भी आया। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण में हमारे नाइट्रोजन होती है, पहली बात तो ये देखो, पर्यावरण में जो नाइट्रोजन होती है किस फॉर्म में होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होती है, और पौधों को इस बॉन्ड को तोड़ पाना पौधों के बस की बात नहीं है। तो पौधे किसी न किसी का सहारा लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए नाइट्रोजन एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हमारे पर्यावरण में है। करीब करीब 78% नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, लेकिन पौधे इसका डायरेक्ट उपभोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों है? तो ट्रिपल बॉन्ड में पौधे तोड़ ही नहीं सकते, तो पौधों को चाहिए नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में। क्यों चाहिए नाइट्रोजन, ये भी मैंने बताया आपको कि जितना प्रोटीन बनना है प्रोटीन कहीं ना कहीं दोस्तों बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता दोस्तों पड़नी है, तय है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पौधे लेते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, और सॉल्युबल फॉर्म जो होता है दोस्तों ये होता है आपका नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के फॉर्म में पौधों को चाहिए। अब नाइट्रेट को लेते हैं और अपनी प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन फिर से इनका डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर से अमोनिया निकलती है, और फिर से अमोनिया जो है ये प्रवेश कर जाती है इसमें, और फिर से अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनता है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? तो बहुत सारे लोग का सही आया, बहुत सारे लोग का गलत भी आया। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जीवजात पारिस्थितिकी पदचाप जीवों या निकेत, इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं इसको। खैर इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। जीवजात मतलब फ्लोरा एंड फौना, जीवों मतलब बायोम। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए, मतलब आपको न्यूनतम भूमि जिसमें आपका काम चल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो कमेंट करना है आपको सबको, जल्दी जल्दी बताना है कि न्यूनतम भूमि जिससे एक परिवार आपका चल जाए। मान लीजिए कि आपके परिवार में आप, पापा, मम्मी और 2 भाई हैं, 4 लोग हैं आपके परिवार में, तो आपको न्यूनतम भूमि मान लीजिए आपको जरूरी है 2000 स्क्वायर फीट, या 1 बिस्सा मान लीजिए, या 2 बिस्सा, 1 बीघा मान लीजिए, 1 बीघे जमीन की आवश्यकता है जिसमें आपका पूरा जीवन चल जाएगा। तो उस न्यूनतम भूमि को क्या बोलेंगे, ये जवाब देना है आपको। बस दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कुछ लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो नीश बता रहे हैं ना, देखिए निकेत का मतलब होता है नीश, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश।
इकोलॉजिकल नीश पता है क्या बताता है? किसी भी जीव जंतु का जो फंक्शनल एक तरीके से लोकेशन होता है, फंक्शनल लोकेशन। जैसे मेरा घर तो नैनी में है, लेकिन मेरा कार्य करने का एरिया जो है वो इलाहाबाद है। फंक्शनल अगर पूछा जाए, फंक्शनल एरिया, तो वो होता है किसी व्यक्ति का, किसी जंतु का इकोलॉजिकल नीश। जैसे एक भालू का इकोलॉजिकल नीश क्या होगा? तो वो कार्य कहाँ पे करता है, कहाँ पकड़ता है मछली? तो तालाब के आसपास, समुद्र के आसपास। तो कहने का मतलब एक भालू का इकोलॉजिकल नीश होगा समुद्र के किनारे, वहाँ पे मछली पकड़ेगा। एक सांप का इकोलॉजिकल नीश क्या होगा? जहाँ पे वो शिकार करेगा, वो उसका क्या है? इकोलॉजिकल नीश है। उसी तरीके से एक बकरी का इकोलॉजिकल नीश क्या होगा? जहाँ पे वो खाना खा रही है, कहाँ पे? ग्रासलैंड में, तो वो उसका इकोलॉजिकल नीश है। ठीक है, ये होता है। सही जवाब हो जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदछाप बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पदछाप जितना कम होगा इन्वायरमेंट उतना सस्टेनेबल बनेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका स्टेबल होगा, कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट क्या होगा? सस्टेनेबल होगा। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं पांडुराम हेगड़े, पंडित रामदेव मिश्रा, सुंदरलाल बहुगुणा या नंदलाल किशोर। देखो पहले बता दूं, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। 2-3 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। खैर पहले ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तेजी से कमेंट आ रहा है, बी सी सी ए भी दे रहे हैं कुछ लोग। चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग भैया। बिट्टी, मेरा भी दिवाली बहुत बढ़िया बीता, एकदम एंजॉय किया मैंने भी, खूब मिठाई मैंने खाई, गट्टा हाथी घोड़ा खूब खाया। हाथी घोड़ा मतलब जो चीनी वाला हाथी घोड़ा होता है उसको खाए हैं, और मत समझ लेना कुछ तुम लोग। चलो, पारिस्थितिकी का मतलब समझते हैं? पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, और इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। पारिस्थितिकी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जैविक और अजैविक घटक जहां पर परस्पर अंतःक्रिया कर रहे हैं, उसी का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान में करते हैं। पारिस्थितिकी के पिता अगर पूछे आपसे कौन कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा पंडित रामदेव मिश्र। पंडित रामदेव, हमारे गांव में मिश्रा को मिसिर भी कहते हैं, तो पंडित रामदेव मिश्रा जी को बोला जाता है भारत के इकोलॉजी के फादर, और ये बीएचयू के प्रोडक्ट थे, याद रखिएगा। बाकी पांडुराम हेगड़े जो थी एपिको मूवमेंट, जैसे चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन में थी, है ना। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट मतलब एक तरीके चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। पांडुराम हेगड़े कर्नाटक में थे, ये एपिको मूवमेंट के करता धरता थे। एपिको आंदोलन ये भी एक तरीके से जंगल बचाने के लिए था, ठीक है ना। तो एपिको मूवमेंट जो था ये बेसिकली कौन थे? तो पांडुराम हेगड़े साहब एपिको मूवमेंट के लिए थे, और पंडित बहुगुणा जी जो थे और चंडी प्रसाद भट्ट ये थे आपके चिपको आंदोलन के लिए। चलो, निम्नलिखित में से किसने बताया कि पशुओं में एंथ्रैक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा आदि रोग जीवाणुओं के कारण होता है? एंटोनी लियोनो, एरनबर्ग, रॉबर्ट कोच या लुईस पास्चर? वेरी नाइस क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे जवाब मिल जाएगा। किसने बताया कि पशुओं में एंथ्रैक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा जीवाणुओं के कारण होता है? ऑप्शन है एंटोनी लियोनो, एरनबर्ग, रॉबर्ट कोच या लुईस पास्चर। वेरी गुड, जल्दी से बताइए भैया। किसने बताया कि पशुओं में एंथ्रैक्स, मनुष्य में टीबी तथा हैजा आदि रोग जीवाणुओं के कारण होता है? बहुत बढ़िया, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। देखिए सबके बारे में बता रहा हूं मैं। एंटनी वॉन लीवेनहॉक बेसिकली दोस्तों जो थे ये जीवित कोशिका के करता धरता थे, खोज करता थे। 1674 में इन्होंने तालाब के पानी से जीवित कोशिका की खोज की थी, क्योंकि सबसे पहले 1665 में सेल खोजी गई थी, लेकिन वो सेल दोस्तों कैसी थी? डेड थी, मरी हुई थी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको खत्म करना है काम, उसको छोड़ दीजिए। एरनबर्ग, ये एक तरीके से बीडल टाटम एरनबर्ग थियरी वगैरह काफ़ी सारा दिए थे। लुईस पास्चर, पाश्चुरीकरण के खोज करता भी थे लुईस पास्चर साहब। रेबीज वगैरह के वायरस की खोज भी इन्होंने की थी, है ना। सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच, क्योंकि रॉबर्ट कोच का एक थियरी था, कोच पास्टुलेशन भी उसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कोच पास्टुलेशन थियरी भी उसको कही जाती है। तो कोच पास्टुलेशन की थियरी यही थी कि ये सब रोग जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट कोच साहब ने। तो डिजीज के बारे में थियरी देने वाले सबसे पहले यही थे, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि डिजीज के लिए थियरी किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच साहब। एंथ्रैक्स पशुओं से फैलता है। एंथ्रैक्स रोग पशुओं में ही होता है या पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तीनों बैक्टीरिया डिजीज है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये बहुत सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इनमें से किस विधि से सबसे अधिक विभाजित होता है? पुनर्जनन, बडिंग, बाइनरी विखंडन या बहुविखंडन? वेरी नाइस क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। प्लाज्मोडियम क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए।
प्लाज्मोडियम मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का करता धरता भी है, अभी बताऊंगा। पहले आप लोग जवाब दे, कमेंट करें फटाफट भाई। प्लाज्मोडियम किस विधि से सबसे अधिक विभाजित होता है? वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो टाइम आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आइए देखते हैं। पहली बात तो प्लाज्मोडियम है क्या? तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, एक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम गाइस क्या है? तो एक प्रकार का दोस्तों ये प्रोटोजोआ होता है। ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? मलेरिया के लिए। मलेरिया होता है, मलेरिया फैलाता है, करता है, ये लिखो मलेरिया करता है। फैलाने का काम मादा एनोफिलीज मच्छर का, मादा एनोफिलीज मच्छर का है, जो इसको दोस्तों एक तरीके से फैलाने का काम करते हैं। क्लियर है बात? इसके अलावा एक तरीके से मादा एनोफिलीज को फैला रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसमें से विखंडन किसकी वजह से होगा? तो देखो, विखंडन, पुनर्जनन ये हाइड्रा वगैरह में होता है, बडिंग वगैरह फंजाई में हो जाता है, बाइनरी विखंडन ये आपका अमीबा वगैरह में होता है, तो बहुविखंडन होगा। मल्टीपल फिजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मल्टीपल फिजन। बहुत सारे बर्ड्स बनेंगे और मल्टीपल फिजन मतलब एक जो है, एक जो बॉडी है, इससे बहुत सारा विखंडन होगा और ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग से नए एक तरीके से प्लाज्मोडियम का जन्म हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है, पुनर्जन्म किसमें होता है? मैंने हाइड्रा में। बडिंग फंजाई में, बाइनरी विखंडन अमीबा वगैरह में। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में होता है। चलो अगला क्वेश्चन। रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मेजर करता है? हाइड्रोमीटर, स्फेरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या सेलाइनोमीटर? वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मेजर करता है? कमेंट करो भाई, बात मत करो तुम लोग, आधे से ज्यादा लोग तो बतियाते रहते हो यार, यहीं पे कैसे काम चलेगा? रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मेजर करता है? रक्तचाप पहली बात तो होता है क्या? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, या इसको रक्तदाब भी दोस्तों कह सकते हैं। हाँ ठीक है, रक्तदाब आपका जो होता है दोस्तों, ये होता है 120/80 mm/Hg। 180 की 120 क्या है? ये सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब है दोस्तों संकुचन। 80 क्या है? 80 होता है डायस्टोल, और डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन। क्या होगा? शिथिलन। ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब मरकरी। ठीक है, अच्छा इतना तो हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किस यंत्र से मेजर किया था, तो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से दोस्तों एक तरीके से मेजर किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात, मस्तिष्क के किस भाग से कंट्रोल होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, और अनैच्छिक क्रिया जो कंट्रोल होती है, कहाँ से कंट्रोल होती है? तो ये पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होती है। सेलाइनोमीटर सलाइन चेक करने के लिए, नमक चेक करने के लिए। स्फेरोमीटर स्फीयर वगैरह को मेजर करना। हाइड्रोमीटर एक तरीके से वाटर कंटेंट को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो सही जवाब दोस्तों इनमें से क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे चला जाए, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, इनमें से कोई नहीं। सफेद रक्त कण का मतलब मैं बता दूं WBC। अब बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? WBC इसका मतलब होता है, सीधा सा समझ जाइए आप। क्लियर है? बताओ, मैं बताऊंगा अभी। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी से आप कह सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं भी आप इसको बोल सकते हैं। वेरी नाइस।
चलिए WBC भी इसको आप कह सकते हैं। WBC का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का एक और नाम भी होता है, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके सर, ल्यूकोसाइट्स भी इसे कहेंगे। WBC का मेन काम होता है दोस्तों एंटीबॉडीज बनाना। क्या बनाती है? ये बनाती है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का दोस्तों काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंटीबॉडीज एक ऐसी प्रोटीन होती है दोस्तों जो एक तरीके से एंटीबॉडीज का बेसिकली काम ये है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करने का काम जो होता है दोस्तों, किसका होता है? वो होता है एक तरीके से WBC का काम। क्लियर? चलिए, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं भी बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए। हाँ, मेरी दीपावली बढ़िया थी। चलिए, ठीक, बहुत सही। आ जाओ। सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, क्यूटिन या हीमोग्लोबिन? वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। जल्दी से बताना है। ए बी 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 डी 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 ज्यादा लोगों का आ रहा, काफी सारे लोगों का सही आ रहा। मतलब सरल 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 क्वेश्चन है ना। अब सरल क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग का अगर गलत हुआ तो समझ लीजिए फिर धिक्कार है, फिर मेरे ऊपर धिक्कार हो जाएगा ना। खैर कोई बात नहीं। डी बहुत सारे लोग का है। सादर प्रणाम, खूब खुश रही, मस्त रही। चलिए सही जवाब दोस्तों इसमें से मैं बता दूं आपका क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन। अब देखो इसमें क्या क्या है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? हीम आयरन होता है, सब फेरिक कंपाउंड, फेरिक कंपाउंड होता है। और ये एक तरीके से क्या देता है? रंग देता है। लाल रंग देने का काम किसका? तो लाल रंग देने का काम होता है हीम का। और ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। ये क्या करती है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन की वाहक है। किसकी वाहक है? ऑक्सीजन की वाहक होती है। क्यूटिन, क्यूटिन वगैरह परत पाई जाती है ना। क्यूटिन वगैरह एक तरीके से आउटर मेम्ब्रेन का काम करती है। सर लीडर बोर्ड दिखा दिया। लीडर बोर्ड कहाँ दिखा देंगे जब पोले नहीं हो रहा? बिना पोल खेल रहे हम लोग आज। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन इट्स अ कॉपर कंपाउंड। ये एक तरीके से मसल्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसी तरीके से मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोसाइनिन वगैरह का होता है। क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? रेस्पिरेशन से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। निश्वासन का मतलब एक बार श्वास लेते हैं और एक बार श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास छोड़ने में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। बताइए, आसान है क्वेश्चन गाइस, जल्दी से बता दीजिए भैया। मनुष्य द्वारा एक बार जब श्वास छोड़ी जाती है तो उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, ये आपको बताना है। ए डी डी सी 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 ए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों टाइम जो है ना, वो टाइम आपका दोस्तों अगर देखा जाए तो खत्म हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक बार में कितनी बार श्वास लेते हैं। यहीं पे कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, बताते हैं 72 बार। अरे 72 बार हार्ट बीट होती है मेरे भाई, 72 हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट थोड़ी ना पूछा जा रहा है। श्वास कितनी बार लेते हैं? तो एक मिनट में अगर देखा जाए तो 12 से 15 बार श्वास लेते हैं। 12 से 15 बार श्वास लेते हैं। जब एक बार हम श्वास लेते हैं, देखो एक होता है श्वास का अंदर जाना, इनहेलेशन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, श्वास का अंदर जाना। और होता है एक होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। एक होता है एक्सहेलेशन। सारा गैस का कंसंट्रेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, तीन इंपॉर्टेंट है, देख लो। जब एक बार श्वास लोगे तो जितना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उतना ही अंदर भी जाएगी। अब बताओ इन्वायरमेंट में कितने ऑक्सीजन है? 21%। तो अंदर भी कितनी जाएगी? वो चेंज कर देता हूँ कलर, रेड से लिख दे रहा हूँ। देखो एक बार ऑक्सीजन अंदर लेंगे 21% इन्वायरमेंट में है, 20% अंदर भी जाएगी, लेकिन 4% यूज होती, 17% एज इट इज बाहर भी निकल जाती है। CO2 अंदर कितनी जाएगी? इन्वायरमेंट में कितना है? तो 0.03%। लेकिन जो 4% ऑक्सीजन यूज हुई वही 4% ऑक्सीजन चेंज हो जाती है किसमें? वही 4% ऑक्सीजन चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो निकलेगी 4%। नाइट्रोजन कितना अंदर जाती है? 78%। इसका कोई यूज नहीं है, 78% बाहर भी निकलेगी दोस्तों। क्लियर है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए।
सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सही भी आया है। वेरी नाइस बेटा। अगला क्वेश्चन, अनाक्षी शोषण निम्न में से किसमें होता है? गहराई में स्थित ऊतकों में, अंकुरित बीजों में, जीवाणुओं में, सभी में? कह रहा है अनाक्षी शोषण किसमें होता है, ये आपको बताना है। हाँ बेटा, जल्दी से बताइए क्या जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे काफी सारे लड़के कंफ्यूज हुए। चलो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी था, मैं आपको इसका सही जवाब देता हूँ दोस्तों। चलिए, शोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको पता है कि वायवीय शोषण होता है, एक होता है अवायवीय शोषण। ठीक है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण वो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण की प्रक्रिया संपन्न हो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब अनाक्षी शोषण, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण की क्रिया संपन्न हो तो उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब देखो, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सी शोषण सब में हो रहा है। अनाक्षी हमारे अंदर तभी होता है जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स में एक्टिव होता है, तो गहराई में स्थित ऊतकों में होता है अनाक्षी शोषण। इसके अलावा अंकुरित बीज, बीजों में होता तो कोशिकीय शोषण है, मतलब वायवीय शोषण है। लेकिन जब बीज अंकुरण के दौरान गुजरते हैं तो अंकुरण के दौरान उनमें जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है उसको ये उष्मा के रूप में निकालते हैं और उसे अंकुरण में सहायता लेते हैं, तो इसमें भी होता है। और जीवाणु में तो होता ही होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी बहुत कम लोगों का आया था, है ना? ऑप्शन डी कम लोग आया था, लेकिन लोगों ने दिया था। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, स्तनपायी जीव मुख्यतः किसके द्वारा श्वसन करते हैं? क्लोम, श्वासनली, त्वचा या फेफड़ा? ये तो बता ही सकते हो। ये आपके बारे में दोस्तों बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसका जवाब गलत कर पाएंगे, चाह के भी गलत नहीं करेंगे। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? स्तनपायी जीवों में मुख्यतः जो श्वसन होता है दोस्तों, आपके बारे में पूछा जा रहा है। अब आपके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके अंदर जो श्वसन होता है ये किसके माध्यम से हो रहा था। हमारा मुख्य रूप से अगर श्वसन अंग अगर देखा जाए तो हमारा मुख्य रूप से श्वसन अंग जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो हमारा मुख्य रूप से श्वसन अंग फेफड़ा है भैया। क्लोम किसमें होता है? मछलियों में, फिशेस में। फिशेस में अगर देखा जाए तो क्लोम, गिल, श्वास नली अगर देखा जाए ट्रैकिया, इसको आप अगर बोलेंगे तो ये कीड़ों में हो जाएगा। अगर ट्रैकिया या वातक तंत्र आप इसको नाम देंगे, वैसे श्वास नली मतलब ट्रैकिया ही होता है, लेकिन वातक तंत्र भी इसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इंसेक्ट्स का। ठीक है, और फेफड़ा, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? त्वचा से कौन लेता है? त्वचा से केचुआ लेता है दोस्तों। केचुआ हो गया, मेंढक हो गया, तो ये भी कहाँ से लेते हैं? इस त्वचा से लेते हैं। फेफड़े से कौन लेता है? पक्षी लेता है और स्तनधारी लेते हैं। ठीक है, पक्षी और स्तनधारी। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन आते हैं। आइए, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ये मैंने पहली क्लास में आप सबको बताया था। सबसे पहली क्लास जब भी होती है मैं सबसे पहले यही बताता हूँ, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाता हूँ तब कि आखिर मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। इसका जवाब आप सबको देना है। कमेंट करिए भैया। टाइमर नहीं लगेगा बाबू, आज पोल सिस्टम नहीं है ब्रो। बताइए।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। विनीता वर्मा, युविका, अमीशा, सबका जवाब सही आ रहा है। छोटू, सब लोग जवाब सही दे रहे हैं। आओ, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठी भी लगती है। देखो, मनुष्य रोटी चबा रहा है और रोटी डालेगा कहाँ पे? सबसे पहले माउथ में, मुख में। और मुंह में होता क्या? लार है, दांत है और जीभ है। पूरा देखो, जैसे ही आप रोटी डालेंगे तो रोटी किस में मिल जाएगी? रोटी लार से मिल जाएगी और गीली हो जाएगी। रोटी कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। दांतों ने उसको चबाना शुरू कर दिया। लार में आपके दो एंजाइम होती है, एक का नाम है टाइलिन, या इसको अमाइलेज भी कह सकते हैं। दांत चबा रहे हैं, लार की एंजाइम अपना काम शुरू कर देगी और स्वाद मिलना शुरू हो जाता है। सब काम साथ साथ हो रहा है। देखो, टाइलिन क्या करेगी? रोटी चबा रहे हैं, रोटी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो रोटी के कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन चेंज करेगी किसमें? माल्टोज। लार की दूसरी एंजाइम का नाम होता है गाइस माल्टेज। ये क्या करेगी? ये माल्टेज को दोस्तों चेंज करेगी किसमें? ग्लूकोज में। माल्टेज क्या की? माल्टोज को चेंज कर दी किसमें? ग्लूकोज में। माल्टोज को लेगी, जो माल्टोज यहाँ बना उसको चेंज करेगी ग्लूकोज। अब जरा मुझे बताओ, ग्लूकोज खाने में दोस्तों कैसा होता है? तो ग्लूकोज खाने में कैसा होता है दोस्त? तो ग्लूकोज खाने में मीठा होता है सर। इसीलिए रोटी चबाने पे कैसी लगती है? मीठी लगती है। क्या कह रहा है? वसा शक्कर में बदल जाती है? गलत है। प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दूध से दही किसके कारण बनता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस के सवाल। भाई साहब, इसका अगर गलत किया तो मैं कैमरे में घुस के तुम लोग को समझ लो कंफ्यूज कर दूंगा। बताइए जल्दी से। दूध से दही किसके कारण बनता है? तो मैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता है दूध से दही कैसे बनता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है दोस्तों लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक का दोस्तों काम क्या होता है? यही काम होता है इसका दोस्तों। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक का बेसिक काम अगर देखेंगे तो यही है, क्योंकि यही दूध से दही बनाने का दोस्तों काम करता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। हालांकि दूध से दही सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं बनता। दूध से दही बनाने के और भी बहुत सारे मीन्स हैं, जैसे मेथड्स हैं, जैसे नींबू डाल दीजिए, इमली डाल दीजिए, गंदा हथौड़े डाल दीजिए, है ना, ज़्यादा दिन तक दूध को बाहर रख दीजिए, सब दही बन जाएगा, है ना। चलिए, कुछ लोग अभी भी जवाब देना भैया, जल्दी दिया करिए। इसके अलावा आप सबको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ दिवाली ऑफर, जो ट्रिपल धमाका ऑफर था, ये दोस्तों अभी भी चल रहा है। तो इसके बारे में आप सब जान लीजिए कि उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से चल रहा है। आप सबको पता है 3 नवंबर तक एक्सटेंड है ये डेट। आने वाले 3 नवंबर तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, संडे तक दोस्तों। इसके तहत क्या दिया जा रहा है ये देख लीजिए। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो चल रहे हैं उस पर अप टू 90% तक का दोस्तों ऑफर है, अप टू 90% का डिस्काउंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ की अवेलेबल है इसमें, प्लस रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ। तो आप लोग उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलेगा और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप इस ऑफर का दोस्तों लाभ जो है वो ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। इसके अलावा और भी देख लीजिए, और भी है। अब उत्कर्ष ऐप की टेस्ट सीरीज पर भी पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है। टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर। और देख रहे हैं आप किसकी किसकी टेस्ट सीरीज है। आरपीएससी ग्रेड 1 शिक्षक, नॉर्थ 8 प्रीलिम्स और रीट का लेवल फर्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 विजय यात्रा टेस्ट सीरीज, राजस्थान पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, सारी चीज़ों का टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है दोस्तों ये किससे संबंधित होता है? हृदय से, फेफड़ों से, यकृत से या हड्डी से? नाम से ही देखिए क्लियर है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहां से संबंधित होता है, ये पूछा जा रहा। ओ बढ़िया, जल्दी बताओ। सॉरी आई एम लेट, कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके, लेकिन टाइम से आकर ही ज्यादा सही रहेगा। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, पहला मतलब ऑस्टियो मतलब है बोन, पोरोसिस मतलब होता है छिद्रयुक्त होना। पोरोसिस का मतलब क्या है? तो छिद्रयुक्त होना, मतलब बोन्स जब आपकी पोरस हो जाए, छिद्रनुमा हो जाए, तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियां जब आपकी छिद्रनुमा हो जाती हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन डेंसिटी जो है, जो बोन की डेंसिटी, ये एक तरीके से कम हो जाती है, या बोन की मिनरल डेंसिटी भी आप कह सकते हैं कि बोन की मिनरल डेंसिटी जो होती है दोस्तों क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो संबंधित दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है, तो बोन से संबंधित है, इसमें बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दूध के द्वारा फैलती है? क्षय, एड्स, कैंसर या हैजा? बताओ जल्दी से। कौन सी बीमारी प्रायः दूध के द्वारा फैलती है? क्षय, एड्स, कैंसर या हैजा? तो दोस्तों मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया कि यदि आप भैंस का कच्चा दूध लगातार पी रहे हैं, लगातार, तो भैंस का कच्चा दूध यदि आप लगातार पी रहे हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो टीबी हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक दोस्तों ऐसा बैक्टीरिया है जो एक तरीके से क्षय रोग फैलाने का काम करता है, तो याद रखना। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? टीबी। क्योंकि देखते दूध में नहीं होता है, एक्चुअली पाया था गोबर में, इसीलिए देखिए गोबर से लिपाई जो होती है गाँव में, देखिए वो गाय के गोबर से बोली जाती है, भैंस के गोबर से लिपाई नहीं करनी चाहिए, उससे भी टीबी फैल सकता है। तो गोबर में इसका बैक्टीरिया होता है। अब ऐसा तो है नहीं डिटाल उटाल लगा के सैनिटाइज करके भैंस को धुलते नहीं, पूछ उछ मार रही है, कभी मुंह पे मार देती है, दूध में गिर रहा है तो बैक्टीरिया गिर रहा है। तो सही जवाब है क्षय रोग। एड्स तो वायरल डिजीज है, कैंसर कोई पैरासिटिक डिजीज है ही नहीं, कैंसर तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है जब बैक्टीरियल डिजीज है। ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिकी नाम क्या है? ओन्कोमाइकोसिस, म्यूकरोमाइकोसिस, त्वचा कैंडिडियासिस या टीनिया कार्पोरिस? ब्लैक फंगस आपने देखा था कोरोना के पेशेंट को ब्लैक फंगस खूब हुआ था जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया था। तो ऑफिशियली नेम इसका क्या, ये बताना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं सही जवाब। ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम, क्लिनिकल नाम क्या है? तो क्लिनिक में जो नाम इसका रखा गया है वो म्यूकरमाइकोसिस रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्लैक फंगस सीधे सीधे आपके या तो लंग्स पे अटैक कर रहा था या तो सीधे सीधे ब्रेन पे भी निकल जा रहा था। तो ब्लैक फंगस का जो ऑफिशियली नेम है दोस्तों वो म्यूकरमाइकोसिस है, क्लियर है।
गाय और भैंस में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए इनमें से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? जल्दी से कमेंट करिए। एंथ्रेक्स रोग जो मवेशियों में दोस्तों फैला, ये एक तरीके से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसमें से किसे रिस्पॉन्सिबल उसके लिए माना जाएगा? जवाब दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, एंथ्रेक्स एक्चुअल में दोस्तों बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है एंथ्रेक्स रोग। ठीक है। अब बैसिलस एंथ्रेसिस क्या बैक्टीरिया है? ये रोग इंसान मतलब मवेशियों से एक तरीके से इंसानों में भी दोस्तों फैल सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 1 दिसंबर? जल्दी से बताना है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पोलियो दिवस निकला है अक्टूबर में, और 24 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर, 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो टीबी दिवस दोस्तों कब मनाता है? तो 24 ऑफ मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं और पोलियो मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को। ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, ये भी पता होगा आपको, जो डी ऑप्शन है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।